हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश दुबे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वाईफाई क्लास में। दोस्तों, आज से हम भारत के इतिहास का तीसरा भाग आधुनिक भारत, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री इंग्लिश में कहते हैं, की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि इतिहास की दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आधुनिक भारत के इतिहास को हमने एनसीईआरटी बुक, स्पेक्ट्रम तथा अपने नोट्स, जो कि सिविल के नोट से तैयार किए हैं, जिससे आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। आधुनिक भारत के इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री को हम स्टोरी की तरह तैयार करेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट तथा फैक्ट सारे कवर किए जाएंगे, जिससे किसी भी एग्जाम में आपका 95% क्वेश्चन गारंटी से मिल जाएंगे। इसमें हमारा पूरा विश्वास है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और इसमें हमारे जो दोस्तों टारगेट ऑडियंस हैं, वे लोग होंगे जो आईएएस और पीसीएस और एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीपीओ, यूजीसी नेट या रेलवे या यूपी ट्रिपल एससी या बीपीएससी, वो सारे लोग जो हैं इसको ध्यान से सुन सकते हैं और आपका पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और भी जो क्लास 6 से 12 तक जो एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ते हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक, वो भी इससे लाभ उठा पाएंगे। और जो ग्रेजुएशन में जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, वो भी इसको सुनेंगे तो उनको भी बहुत लाभ होगा। और वे लोग जो जिन्हें भारत के इतिहास की सामान्य नॉलेज या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या उनका इंटरेस्ट हो हिस्ट्री में, वो भी इसे सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। पहले हम आधुनिक भारत के इतिहास में ये देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो चैप्टर इसमें हम लोग देखेंगे, टोटल चैप्टर जो है हमने पूरे नोट किए हैं। पूरे 14 चैप्टर में मैंने बांटा है पूरे सिलेबस को, और पूरे सिलेबस को दोस्तों मैं कवर कराऊंगा बहुत कम समय में। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सिर्फ सॉरी, कान में लीड लगा के ध्यान से सिर्फ आपको सुनना है। अपने दिमाग को शांत करके आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है हमारी बातों को। और मुझे विश्वास है कि आप 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है 95% कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, जिससे आप 95% क्वेश्चन जो है एग्जाम में कर पाएंगे। तो चलिए अब सिलेबस थोड़ा हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस जो है। पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, इसको इंग्लिश में हम न्यू ऑटोनोमस स्टेट्स एस्टेब्लिश्ड इन 18th सेंचुरी। दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, भारत में यूरोपियों का आगमन, द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे अंग्रेजों की भारत विजय, द ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट ऑफ इंडिया। चौथा चैप्टर है भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। पांचवा चैप्टर है भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं उसका प्रभाव। छठवां चैप्टर है 1857 का विद्रोह। सातवां चैप्टर है प्रमुख भारतीय विद्रोह, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आठवां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। नौवां चैप्टर भारत में राजनीतिक चेतना का विकास। 10वां चैप्टर कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। 11वां जो हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम लोग सन 1885 से लेके 1947 तक जो भी राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत गतिविधियां हुई हैं उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय, जितने भारत के गवर्नर जनरल भारत में आए और उनका नीति शासन पूरा को हम देखेंगे। 13वें चैप्टर में भारत में संवैधानिक विकास। और 14वां जो दोस्तों जो
बचा कुचा जो हम लोग फैक्ट है वो उसको विविध में कवर करेंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों, हम लोग सारा चैप्टर जो है आधुनिक भारत के इतिहास आप देख रहे होंगे, इसमें अब सारे चैप्टर जो है मैंने कवर किया है। इसको हम स्टोरी की तरह आपको बताएंगे, बोलेंगे, और इसको आपको ध्यान से सुनना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ही बन जाएगा और इसमें सारे फैक्ट कवर होंगे। ये मैं गारंटी देता हूँ। आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, चाहे कोई छोटा से छोटा एग्जाम हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा आईएएस का हो या पीसीएस का एग्जाम हो। उसमें प्री और मेंस के जीएस के जो पेपर होते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन होते, कोई छूटेगा नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर जो है, हम 18वीं शताब्दी में स्थापित, ये जो है 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, न्यू ऑटोनमस स्टेट इस्टेब्लिश्ड इन 18th सेंचुरी। तो दोस्तों पहले हम इसमें इसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे। तो आप जानते हैं, जहाँ तक कि हमारे भारत में आधुनिक भारत का इतिहास की जो शुरुआत है वो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात माना जाता है, और अंग्रेजों के आगमन से पहले की चीज़ों से हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत है। तो इसमें दोस्तों हम 18वीं शताब्दी में जो भी घटनाएं हुई हैं हमारे स्टेट, हमारे देश में, हमारे प्रांतों में, उसको हम पहले बेसिक समझ लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा वो यूरोपियों का आगमन में हम सारे जो यूरोपीय का आगमन हुआ उसको हम देखेंगे। तो हम इसमें इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारे 18वीं शताब्दी में स्थापित जो नवीन स्वायत्त राज्य है उनकी क्या स्थिति थी। ठीक है, जिसमें हम लोग औरंगजेब की मृत्यु के बाद की सारी चीज़ें देखेंगे, और उसमें उस प्रांतों में जो है जो स्वायत्त राज्य हैं उनको हम देखेंगे। हैदराबाद के बारे में हम लोग जानेंगे, कर्नाटक के बारे में जानेंगे हम लोग, बंगाल के बारे में पूरा हम लोग जानेंगे, अवध के बारे में पूरा हम लोग जानेंगे, मैसूर, केरल, मैसूर, केरल, रुहेलखंड, पंजाब, मराठा, ये सारे स्टेट को हम लोग दोस्तों एक चैप्टर में और एक वीडियो में कवर करेंगे। तो इस सारे स्टेट को हमारा, देखिए दोस्तों, ये मानना है कि कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर पाए वो अच्छा है। कम बहस में ज़्यादा काम की चीज़ें हों, ये ज़्यादा अच्छा है। तो मैं कोई ये जो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो एक बार ही बोलूंगा, आपको ध्यान से सुनना है, मैं लाइन रिपीट नहीं करूंगा। और आखिरी में जब मैं पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 1 घंटे का लमसम हमारे ख्याल से पूरा क्लास रहेगा। अगर पूरे चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आखिरी में 2 क्वेश्चन करूंगा। अगर आप उस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं तो समझिए कि आपको ये क्वेश्चन चैप्टर जो है ये क्लियर हुआ, और नहीं क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं तो आप दोबारा देखेंगे, और किसी भी एग्ज़ाम से पहले इस चैप्टर को अच्छे से देख के जाएंगे, और मैं सारा चीज़ कवर करूंगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, चैप्टर का श्री गणेशाय करते हैं। तो हम लोग 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य चैप्टर का नाम है, और इसके अंतर्गत जो है क्या स्थिति थी 18वीं शताब्दी में भारत के प्रांतों की। आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम बैकग्राउंड जानते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद की क्या स्थिति थी, उसके बाद शुरुआत करते हैं। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाह मात्र प्रतीकात्मक रह गए, और उनकी सत्ता की बागडोर ईरानी तुरानी गुट और हिंदुस्तानी मूल के अमीर सैयद बंधुओं के पास आ गई। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही वैभवशाली मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा, और मुगल साम्राज्य के इन्हीं अवशेषों पर अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे कई स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। इन स्वतंत्र राज्यों के विवरण निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों पहला राज्य
जो है हैदराबाद है। हैदराबाद के बारे में हम जानेंगे उस समय उसकी क्या स्थिति थी। तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य आसफजाई वंश का संस्थापक निजाम उल मुल्क चिनक्लिज खां था। निजामुल मुल्क तुरानी गुट का था। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये हैदराबाद दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। तो निजामुल मुल्क मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार था। वर्ष 1720 से 1722 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की तथा 1724 में उसने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की। निजामुल मुल्क ने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। निजामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। निजामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने एक हिंदू पूरनचंद को अपना दीवान नियुक्त किया। तो इससे पता चलता है कि वो हिंदुओं के प्रति उदार था। निजामुल मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया तथा राजस्व व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया। 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया। तत्पश्चात मुगल बादशाह ने निजामुल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया और उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद आंतरिक संघर्ष तथा कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार बना। तो इस तरह से दोस्तों ये हैदराबाद की स्थिति थी। अब हम कर्नाटक के बारे में देखते हैं। ये कर्नाटक के बारे में अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगी आवाज़ में भी और हमारे पढ़ाने की शैली में। ये धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि ध्यान से आपको सिर्फ लीड लगा के सुनना है, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हैदराबाद की स्थिति ये थी। अब हम कर्नाटक के विषय पे देखेंगे, कर्नाटक में क्या था स्थिति। तो कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा था। कर्नाटक के नायाब सूबेदार को कर्नाटक का नवाब कहा जाता था। दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र होकर शहादत उल्ला खां ने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया। शहादत उल्ला खां के बाद उत्तराधिकार के संघर्षों को लेकर कर्नाटक की स्थिति बिगड़ती गई। फलस्वरूप कर्नाटक के उत्तराधिकार का प्रश्न अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य राजनीतिक हस्तक्षेप का कारण बना। अंततः कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने षड्यंत्रात्मक पत्राचार का आरोप लगाकर राजगद्दी का अधिकार छीन लिया। तो इस तरह से कर्नाटक के बारे में हम जान गए। अब हम लोग नेक्स्ट जो है बंगाल के बारे में जानेंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा और इसमें आप बंगाल से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो बंगाल की क्या स्थिति थी। स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डालने का श्रेय मुर्शिद कुली खां को दिया जाता है। 1700 में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। इस समय बंगाल का सूबेदार अजीम उशान था, जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली में रहता था। अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खां के पास थी। मुगल सम्राट फारुखशियर ने मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी। तो मुर्शिद कुली खां को दोस्तों आप याद रखिएगा। मुर्शिद कुली खां के शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। दूसरा सुजात खां ने तथा तीसरा विद्रोह नजात खां का था। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बनाया। मुर्शिद कुली खां ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने
करते हुए राज्य की वित्तीय व्यवस्था में नए सिरे से प्रबंध किया। उसने अपने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि, खालसा भूमि मतलब प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि में तब्दील कर दिया तथा ठेके पर भू राजस्व वसूली की नई प्रणाली, इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। तो मुर्शिद कुली खां ने गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु तकावी ऋण प्रदान किया। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन 1727 से 1739 के बीच बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन, दोस्तों याद रखना, मुर्शिद कुली खां के मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन जो कि 1727 से लेकर 1739 बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खां 1739 बंगाल का नवाब बना। तो 1740 में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को गिरिया, कुछ स्रोतों में घेरिया, के युद्ध में हराकर बंगाल के नवाब का पद हस्तगत कर लिया। इसने तत्कालीन मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए नजराना देकर अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की। मराठों के हमलों से दबाव में आकर अलीवर्दी खां ने रघुजी से 1751 में उड़ीसा प्रांत का एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठों से संधि की। अलीवर्दी खां ने रघुजी से उड़ीसा प्रांत का एक बड़ा भाग 1751 में वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठों से संधि की। तो अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर के किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी कि यदि, उसने कहा था अलीवर्दी खां ने कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दोहित्र मतलब पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम व पूर्णिया का नवाब शौकत जंग दोनों ही सिराजुद्दौला के प्रबल विरोधी थे, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु बंगाल की सेना का सेनानायक मीर जाफर था। इन सभी ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का साथ दिया। सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई, जिसका उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया। हॉलवेल के अनुसार नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाए। सिराजुद्दौला ने 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया, जिसमें उसकी पराजय हुई। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा तो नहीं हुआ, किंतु कठपुतली नवाब मीर जाफर बनाए जाने से उन्हें मनचाहा अधिकार मिल गया। मीर जाफर को इतिहासकारों ने क्लाइव की गीदड़ की पदवी दी। क्लाइव दोस्तों अंग्रेजी सरकार का वायसराय था, जनरल था। तो मीर जाफर को इतिहासकारों ने क्लाइव के गीदड़ की पदवी दी। बंगाल नवाब मीर कासिम 1760 से 63 ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो दोस्तों मीर जाफर के बाद मीर कासिम पद को संभाला, बंगाल का नवाब बना। तो उसने जो है बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो मुंगेर से तोप व बंदूक का कारखाना स्थापित किया। मुंगेर में तोप व बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का पुनर्गठन किया।
22 अक्टूबर 1764 1764 को बक्सर के युद्ध में बंगाल के अब्दस नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउदौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का अंग्रेजी सेना नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो से सामना हुआ। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। इलाहाबाद संधि 1765 के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर दी गई। तो एक बार दोस्तों हम आपको क्लियर होने के लिए जो बंगाल के नवाबों का सीक्वेंस बता देते हैं, जिससे आपको सन में क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो नवाब था बंगाल का, मुर्शिद कुली खां। ये एग्जाम में कई बार पूछता है, इस वजह से मैं एक बार बता देता हूँ। तो मुर्शिद कुली खां 1717 से लेके 1717 से लेके 1727 ईस्वी तक उसने राज किया। उसके बाद सुजाउद्दीन ने 1727 से लेकर 39 तक नवाब रहा। सरफराज खां 1739 से 40, ये 2 साल सिर्फ नवाब रहा। उसके बाद अली वर्दी खां 1740 से लेकर 1756 तक नवाब रहा। फिर सुराजुद्दौला 1756 से लेकर 1757। फिर मीर जाफर 1757 से लेकर 1760। उसके बाद मीर कासिम नवाब बना। मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक नवाब रहा। फिर मीर जाफर दूसरी बार 1763 से लेके 1765 ईस्वी तक नवाब बना। नजमुद्दौला 1765 से 1766 ईस्वी तक। और आखिरी जो है नवाब सैफुद्दौला, नजमुद्दौला के बाद सैफुद्दौला, जो कि 1766 से लेके 1770 ईस्वी तक, 1766 से लेके 1770 ईस्वी तक जो है नवाब रहा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा बंगाल जो है समाप्त हुआ। अब जो है हम अवध के बारे में जानेंगे। तो हमारी जो है अवध की जो स्थिति थी उसको हम देखते हैं। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक शहादत खां, जिसको हम लोग बुरहान उन मुल्क के नाम से भी जानते हैं, को माना जाता है। तो अवध का जो संस्थापक है उसको शहादत खां, उसको बुरहान उन मुल्क भी हम लोग नाम से जानते हैं, उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। कालांतर में उसने स्वतंत्र राज करना प्रारंभ कर दिया था। शहादत खां ने भी 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त, रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया। कहा जाता है कि उचित भू लगान लगाकर तथा बड़े जिम्मेदारों के जुल्मों से बचाकर उसने किसानों की हालत को बेहतर बनाया। तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से शहादत खां ने 7,000 का मनसब और बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त की थी। 1739 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से लड़ने के लिए शहादत खां को दिल्ली बुलाया। 1739 में शहादत खां की मृत्यु के बाद उसका भतीजा तथा दामाद सफदरजंग अबुल मंसूर खां अवध का नवाब बना। सफदरजंग के समय अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई। सफदरजंग 1748 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया। इसी कारण सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही उसे इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया गया। 1754 में अवध में सफदरजंग की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका पुत्र सुजाउदौला शासक बना, जिसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर को शरण दी। 1754 में अवध में सफदरजंग की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका पुत्र सुजाउदौला शासक बना, जिसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दी। 1761 में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में सुजाउदौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर की युद्ध 1764 में सुजाउदौला ने बंगाल के अब्दस नवाब मीर कासिम का साथ दिया। सुजाउदौला की मृत्यु के पश्चात अवध का अगला नवाब आसफुद्दौला, जो कि 1775 से 1797 ईस्वी
तक रहा। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर ली। लखनऊ में इसने एक बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, जो कि 1847 से 1856 तक था, इसी के कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट, जिसको सरकारी रिपोर्ट कहा जाता है, के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि लॉर्ड डलहौजी जो है, इसने सरकारी रिपोर्ट बनाकर जो है अवध को बहाने से कुप्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस तरह से अवध का भी जो है कहानी समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग जो है मैसूर के बारे में जानेंगे और उसका इतिहास जानेंगे। तो मैसूर जो है, तालीकोटा की युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया और इसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, उसमें मैसूर एक प्रमुख राज्य था। इस समय मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज नाम मात्र का शासक था। इस समय मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था। वाडियार वंश का शासन था। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज नाम मात्र का शासक था। शासन की वास्तविक बागडोर दो मंत्रियों नंजराज और देवराज के हाथों में थी। इस समय मैसूर पर मराठों तथा निजाम के आक्रमण का खतरा बना रहता था। मराठे लगातार मैसूर पर आक्रमण कर उसे वित्तीय और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर बनाना चाहते थे, जबकि निजाम मैसूर को मुगल प्रदेश मानकर इस पर अपना अधिकार समझते थे। हैदर अली का जन्म, दोस्तों मैसूर से रिलेटेड बात हो रही है, मैसूर प्रांत की बात हो रही है। तो हैदर अली जो कि महत्वपूर्ण व्यक्ति है मैसूर के लिए, तो इसको हम जानते हैं। हैदर अली का जन्म 1721 में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था, जिसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया तथा अपनी योग्यता के दम पर वह सेनापति के पद तक पहुंच गया। बहुत ही विद्वान था दोस्तों हैदर अली। 1755 में डीडी गुल के फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की। 1761 में हैदर अली ने नंजराज को हटाकर यहाँ की सत्ता हथिया ली। तत्पश्चात बिदनूर के राजा की मृत्यु पर हैदर अली ने वहां कब्जा कर उपशासक नियुक्त किया। सत्ता के आरंभ से ही वह मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ता रहा। हैदर अली एक वीर योद्धा और कुशल प्रशासक था। उसने अपने कार्यकाल के दौरान सेना का पुनर्गठन किया, जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई और तोपखानों आदि का निर्माण कराया। कालीकट पर विजय प्राप्त कर समूचे मालाबार तट पर पहली बार हैदर अली ने अत्यधिक भूमि पर कर लगाया, जहां नायरों से उसका संघर्ष हुआ। हैदर की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर टीपू सुल्तान उसका बेटा बैठा, जो राजनीतिक दूरदर्शिता में अपने पिता हैदर के समकक्ष ही ठहरता था। तो दोस्तों, उसका पुत्र जो टीपू सुल्तान भी जो है, वो हैदर की तरह ही कुशल शासक था। तो इस तरह से हमारा मैसूर प्रांत भी समाप्त हुआ। अब जो हम है नेक्स्ट प्रांत जो है वो केरल को देखेंगे। केरल को देखते हैं। तो आइए देखते हैं केरल की स्थिति। 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे। 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे: कालीकट, चिरक्कल, कोचीन तथा त्रावणकोर।
त्रावणकोर राज्य को राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। उसने डचों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया। मार्तंड वर्मा ने यूरोपीय मॉडल के आधार पर अपनी सेना का संगठन किया तथा उन्हें आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित किया और इन सैनिकों का प्रयोग अपने राज्य विस्तार में किया। मार्तंड वर्मा ने अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था हेतु नहरों का निर्माण कराया, साथ ही विदेशी व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी कार्तिक तिरुनल राम वर्मा हुआ। वह प्रसिद्ध विद्वान, कवि, संगीतज्ञ तथा अभिनेता था। वह अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करता था। उसको यूरोपीय मामलों में गहरी रुचि थी। वह लंदन, कलकत्ता एवं मद्रास से निकलने वाला अखबारों एवं पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ता था। 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में मलयालम साहित्य का काफी विकास हुआ। इस काल में त्रावणकोर राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम संस्कृत के विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। तो केरल का भी दोस्तों छोटा सा इतिहास था 18वीं शताब्दी का। तो इस तरह से केरल भी समाप्त हुआ। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम और भी अभी रुहेलखंड, मराठा, पंजाब, ये तीनों महत्वपूर्ण प्रांतों के बारे में देखेंगे। इससे पहले आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी दबा लीजिए, क्योंकि मैं पूरा इतिहास जो है पूरा आधुनिक भारत कवर करूंगा और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। कम समय में आप सारा चीज़ कवर कर पाएंगे। तो आप तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए एक बार हम जान लें कि जो 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र नवीन राज्य थे उनके संस्थापक कौन कौन से थे, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हैदराबाद के थे निजामुल मुल्क, जिनको चिनक्लिज खां भी कहा जाता था। कर्नाटक के शहादत उल्ला खां थे। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां थे। अवध के संस्थापक शहादत खां, बुरहान उन मुल्क। मैसूर के हैदर अली और केरल त्रावणकोर के मार्तंड वर्मा। आइए थोड़ा सा हम लोग जाट के बारे में जान लेते हैं। जाट जो बिरादरी होती है उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। क्वेश्चन इससे भी एक आध पूछ देता है कभी कभी। जाट खेतिहरों की एक जाति है जो दिल्ली, आगरा और मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में रहते थे। जो जाट थे वो दिल्ली, आगरा, मथुरा के इर्द गिर्द क्षेत्र में रहते थे। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह द्वारा की गई। जाट नेता सूरजमल को जाटों का अफलातून, प्लेटो कहा जाता था। 1763 में सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट राज्य का पतन हो गया। तो इस तरह से दोस्तों इतना था। आपको बस ध्यान देना है कि सूरजमल को जो है जाटों का अफलातून कहा जाता था, प्लेटो कहा जाता था। और सूरजमल की मृत्यु के बाद जाटों का पतन हो गया। तो अब नेक्स्ट जो हम स्टेट देखेंगे, प्रांत देखेंगे, उसको रोहेलखंड को देखेंगे। अब देखिए कि रोहेलखंड में क्या स्थिति थी उस समय। अंग्रेजों के औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात क्या स्थिति थी। तो आइए दोस्तों रोहेलखंड के बारे में जानते हैं। रोहेलखंड की स्थापना अली मुहम्मद खां द्वारा की गई। रोहेलखंड की स्थापना अली मुहम्मद खां द्वारा की गई। इसकी पहली राजधानी आंवला, बरेली जिसको कहते थे दोस्तों, बरेली थी तथा बाद में रामपुर इसकी राजधानी बनी। यह इलाका हिमालय की तराई में गंगा तट से कुमाऊं की पहाड़ी तक फैला हुआ अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था। दोस्तों एक बात मैं बीच में बोलूँगा, आपसे निवेदन करूँगा कि आप हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो कुछ भी पढ़ें, मैप सामने रखें, जिससे भारत का जो मैप जो है आप सामने रखें। इससे जो आप मैप में चीज़ें देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये जो है प्लेटफॉर्म, यहाँ मैप दिखाना अभी संभव नहीं है,
और हमको टेक्निकली उतनी जानकारी नहीं है दोस्तों, इस वजह से जो है हम आपको मैप नहीं दिखा पा रहे हैं। आप खुद से मैप देखिए और चीज़ों को अच्छे से समझें। अब हम लोग को सारी कोचिंग में नोट्स जो चीज़ें बनाई गई है, बताई गई है, अब हमने तो अपना नोट्स कॉपी बनाया है, लेकिन इस पे जो है, इस सॉफ्टवेयर पे मैप बनाना बड़ा मुश्किल है। तो आप इसको अपने आप ही समझें और करें। तो आइए हम लोग देख रहे थे रुहेलखंड प्रांत के बारे में। तो यह इलाका हिमालय की तराई में गंगा तट से कुमाऊं की पहाड़ी तक फैला हुआ अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था। रुहेलों का अवध, दिल्ली और जाटों से लगातार संघर्ष होता रहा। रुहेलों के नेता हाफिज रहमत खां ने बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर से संधि की और बदले में 40 लाख रुपए देने की बात की गई। 1773 में रुहेलखंड पर मराठों के आक्रमण के समय अवध के नवाब वजीर ने 1773 में रुहेलखंड पर मराठों के आक्रमण के समय अवध के नवाब वजीर ने अंग्रेजी सेना की मदद से उन्हें भगा दिया और संधि के अनुसार रुहेलों से धनराशि मांगी। रुहेल नेता हफीज रहमत खां द्वारा धनराशि न देने पर अवध ने अंग्रेजों के साथ मिलकर रुहेलों पर आक्रमण किया। मीरापुर कटरा की युद्ध अप्रैल 1774 में हाफिज रहमत खां लड़ते हुए मारा गया। अंततः रुहेलों को निर्वासित कर रामपुर का इलाका छोड़कर शेष समस्त क्षेत्र अवध के नवाब सुजाउद्दौला को दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाफिज रहमत खां के मरने के बाद उसके पुत्र फैजुल्ला खां को रामपुर का शासक बना दिया। तो रुहेलखंड के बारे में इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट जो है पंजाब के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पंजाब के बारे में देखेंगे और साथ ही उनके जो है 10 गुरु जो हैं उनके बारे में भी अच्छे से जानेंगे और सारे फैक्ट को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों गुरु के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि 10 गुरु हैं, उन्होंने क्या किया, उनके बारे में जानते हैं। जैसे पहले गुरु, सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म का संस्थापक उनको माना जाता है। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, सिख धर्म के प्रचार में विशेष योगदान, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछता है फैक्ट में, जो भी एसएससी और रेलवे तमाम जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सब प्रश्न पूछते हैं फैक्ट में। आप इस एग्ज़ाम देते होंगे तो जानते होंगे, और मैं एक स्टोरी के रूप में ही सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। आप स्टोरी अगर समझ जाते हैं तो अपने आप आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा और सारा फैक्ट कवर हो जाएगा। तो आपको कहीं और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका सारा चीज़ कवर हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं सारे सब्जेक्ट को अपने नोट्स के द्वारा डालूंगा, जिससे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको लाभ मिल सके, जो दिल्ली जैसे शहर में ना जाके तैयारी कर सकते हों, जिनको असुविधा हो किसी कारणवश, वो भी हमारे इस नोट से सारा जो मैं कोचिंग में सारा नोट्स तैयार किया हूँ वो सारा आपको नोट्स मिल पाए, मेरी यही कोशिश रहेगी। और आप आशीर्वाद स्वरूप इस वीडियो को लाइक करें और जो भी फेसबुक, टिकटॉक तमाम चीज़ें जो हैं उन पे जाके शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, और अपने जो ज़रूरतमंद जो मित्र हैं उनको भी बताएं। तो चलिए यही शुरू करते हैं। तो पहला गुरु नानक हम जान चुके कि सिख धर्म के संस्थापक थे। दूसरा जो गुरु अंगद थे वो सिख धर्म के प्रचार में विशेष योगदान और गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक थे। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास, जिन्होंने लंगर प्रथा को स्थायी बनाया, मांझी प्रथा का विस्तार तथा सती प्रथा का विरोध किया। चौथे गुरु थे रामदास, समकालीन अकबर के साथ मैत्री संबंध बनाए और अमृतसर शहर बसाया। तो दोस्तों जो गुरु रामदास जो चौथे गुरु थे वो अकबर के समकालीन थे और उनसे अकबर का बहुत अच्छा मैत्री था, और अमृतसर जो आज शहर है उन्होंने ही बसाया गुरु रामदास ने। पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, जिनको आदि ग्रंथ का संकलन कहा जाता है। तरन तारन तथा करतारपुर नामक शहर बसाया,
जहांगीर द्वारा इनकी हत्या कराई गई। दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि जहांगीर द्वारा किस सिख गुरु की हत्या की गई, तो गुरु अर्जुन देव, इसको ध्यान रखिएगा। छठवें गुरु गुरु हरगोविंद, जिन्होंने अमृतसर नगर में अकाल तख्त की स्थापना, सिखों को लड़ाकू कौम में बदलना, कश्मीर में कीरतपुरा नगर बसाया। सातवें गुरु गुरु हरराय, दारा सिखों से अच्छे संबंध, शांत एवं एकांत जीवन व्यतीत किया। आठवें गुरु हरकिशन, जिन्होंने चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, गुरु हरिकिशन के। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की, हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे और औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या करा गई थी दी थी। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी थी और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव, तो इसको ध्यान रखिएगा। और आखिरी जो दोस्तों 10वें गुरु जो महत्वपूर्ण गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की और औरंगजेब से निरंतर संघर्ष इनका चला। सिखों के अंतिम गुरु इनको कहा जाता है। जफरनामा फारसी की रचना इन्होंने ही की। तो इतनी चीजें गुरु गोविंद सिंह के बारे में है। तो चलिए अब जो है हम पंजाब को विस्तार से जानते हैं कि उस प्रांत में उस समय क्या स्थिति थी। दोस्तों ये जो बैकग्राउंड में बता रहा हूँ, ऐसे तो आधुनिक भारत जो है यूरोपियों को आगमन से ही शुरू माना जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, जो सिविल के एग्ज़ाम हैं, जो तमाम एग्ज़ाम हैं और छोटे मोटे एग्ज़ाम भी जो वनडे एग्ज़ाम है एसएससी और रेलवे, इसमें भी जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसा आप समझ रहे होंगे, बहुत चीज़ें मैंने बताया तो उसमें जो है काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिले होंगे। तो मैं आपको एकदम बेसिक क्लियर कराना चाहता हूँ कि जो सारा चीज़ जो है, कोई चीज़ आपको जो है आधुनिक भारत में छूटे नहीं। जिसको हमारे वीडियो को आप देखकर सारे जो है आधुनिक भारत जो है कवर कर पाए, कोई चीज़ आपका छूटे नहीं, यही मेरी कोशिश है। तो अब जो है अब हम पंजाब को देखेंगे। पंजाब और मराठा राज्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों स्टेट को अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे। आप ध्यान से सुनिए, ये दोनों स्टेट से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें हुई हैं, आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे स्टोरी की तरह। तो चलिए पंजाब की शुरुआत करते हैं। देखें पंजाब में क्या हुआ था। तो मुगल काल में समृद्ध और उपजाऊ प्रांत पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर थी। मुगल काल में समृद्ध और उपजाऊ पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर थी। मुगलों के साथ निरंतर टकराव से 18वीं शताब्दी में सिखों का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हुआ। मुगलों के साथ निरंतर टकराव से 18वीं शताब्दी में सिखों का उदय एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हुआ। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर खालसा पंथ की स्थापना की, जिसके कारण सिखों को विशेष वेशभूषा, केस, कंघा, कृपाण, कड़ा, कच्छा, 5 ककार या 5 कक्के धारण करना होता है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, 5 जो है केस, कंघा, कृपाण, कड़ा, कच्छा धारण करना होता था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और इसके बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर, जिनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, ने पंजाब के सिख किसानों को एकत्रित कर मुगलों से लगातार 8 वर्ष तक संघर्ष किया। बंदा बहादुर को उसके शिष्य सच्चे बादशाह के उपनाम से संबोधित करते थे। 1716 में फारूक शेर ने बंदा बहादुर की उसके पुत्र समेत हत्या करवा दी। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना है, फारूक शेर ने बंदा बहादुर की उसके पुत्र समेत हत्या करवा दी। बंदा बहादुर की हत्या के बाद थोड़े समय के लिए सिख राज्य का उत्कर्ष थम गया, लेकिन शीघ्र ही मुगल नेतृत्व की अक्षमता और विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के लगातार आक्रमणों के कारण उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर थोड़े समय के लिए मंद पड़े सिख राज्यों का पुनः उत्कर्ष हुआ।
अहमद शाह अब्दाली के भारत से वापस जाने पर सिखों ने पुनः पंजाब एवं जम्मू राज्य पर अधिकार कर लिया। फैजलपुर के कपूर सिंह के नेतृत्व में पुनः पंजाब के सिख कृषकों, जो पृथक-पृथक जत्थों में बटे थे, को संगठित कर एक ऐसे दल के रूप में विकसित किया गया जो दल खालसा के रूप में अस्तित्व में आया। सिखों की धार्मिक सेना के रूप में विकसित दल खालसा को कपूर सिंह की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व जस्सा सिंह अहलुवालिया ने संभाला। जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही सिख 12 स्वतंत्र मिसलों या जत्थों में संगठित हो चुके थे तथा राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपना कार्य कर रहे थे। प्रत्येक मिसल की पहचान उनका एक झंडा, नाम तथा निशान होता था। सभी मिसलों के नेताओं की एक संयुक्त समिति होती थी, जो सभी मिसलों के कार्यों का क्रियान्वयन करती थी। 1753 में दल खालसा ने बाहरी आक्रमणों से उत्पन्न अव्यवस्था के हल के लिए राखी प्रथा आरंभ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, मैं रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। 1753 में दल खालसा ने बाहरी आक्रमणों से उत्पन्न अव्यवस्था के हल के लिए राखी प्रथा की आरंभ की। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा उसकी रक्षा का प्रबंध करता था। इस प्रणाली के द्वारा सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में विकास हुआ। 12 मिसलों में से सुकरचकिया मिसल में जन्मे रणजीत सिंह को काफी ख्याति प्राप्त हुई। ये इतिहास में शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है। तो रणजीत सिंह दोस्तों महत्वपूर्ण है। 12 मिसलों में से सुकरचकिया मिसल में जन्मे रणजीत सिंह को काफी ख्याति प्राप्त हुई। ये इतिहास में शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इस तरह से हमारा पंजाब भी समाप्त हुआ और आखिरी जो है मराठा को अब हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको पूरा जो है इसकी स्टोरी समझ में आ जाएगी। जो चीज़ें मैं बोलूँगा आने वाले 10 मिनट में, वो उस पे आप देखेंगे कि टीवी पे पूरा सीरियल बना हुआ है 1 साल का। तो दोस्तों ये 10 मिनट आप मेरा सुन पाएंगे तो समझ लीजिए आपको जो है 1 साल का जो आप सीरियल देख के आप जो सीखे हो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगी और आपका समय भी बच जाएगा। मेरा सीधा सा मतलब यही है दोस्तों कि मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा पाऊँ और कम समय में आपका सारा चीज़ कवर करा पाऊँ, और वो भी फ्री। 1 पैसा दोस्तों आपको देना नहीं है। आपको सिर्फ लगन से हमारी बात को सुनना है। हमारी बातों को एकदम ध्यान से, एकदम आंख बंद करके सिर्फ सुनिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एकदम कहानी के रूप में क्लियर हो जाएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और दोस्तों हमारे वीडियो को एकदम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे मैं जो और भी वीडियो करने के लिए प्रेरित हो पाऊँ, मेहनत कर पाऊँ। तो चलिए अब आखिरी जो है हम मराठा प्रांत को देखें कि उस समय उसकी 18वीं शताब्दी में मराठा प्रांत की क्या स्थिति थी। मराठा प्रांत थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप ध्यान से सुने। तो मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में 18वीं शताब्दी में मराठा सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम द्वारा शिवाजी के पुत्र साहू जी को मुगलों की कैद से आज़ाद कर दिया गया। मुगलों की कैद से आज़ाद होकर साहू ने सतारा को अपना केंद्र बनाया। इसी समय राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की सत्ता पर दावेदारी को लेकर विरोध जताया। ध्यातव्य है कि ताराबाई मराठों में सर्वाधिक शक्तिशाली महिला थी। इस तरह सत्ता पर एक छत्र राज्य को लेकर साहू और ताराबाई में संघर्ष प्रारंभ हो गया। मराठा सत्ता की दावेदारी को लेकर साहू एवं ताराबाई के बीच चल रहे संघर्ष में विभिन्न मराठा सरदारों ने किसी न किसी पक्ष का साथ दिया।
साहू ने संघर्ष के बाद शासन प्रबंध की देखभाल पेशवा को सौंप दी। अतः इस तरह मराठा इतिहास में पेशवाओं के आधिपत्य की शुरुआत हुई और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ पद वंशानुगत हो गए। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी दक्ष कूटनीतिक क्षमता की बदौलत कई मराठा सरदारों को साहू के पक्ष में किया। बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी के बाद मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ ने चौथ एवं सरदेश मुखी कर वसूल करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया। बालाजी विश्वनाथ ने चौथ एवं सरदेश मुखी कर वसूल करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया। बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं का साथ देकर फारुखसियर को गद्दी से हटाने में उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक एक प्रतिभावान सेनापति एवं एक महत्वाकांक्षी राजनेता था। हिंदू नायकों की सहानुभूति जगाने तथा उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए बाजीराव ने हिंदू पादशाही के आदर्श का प्रचार किया। बाजीराव प्रथम शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। बाजीराव प्रथम शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। इसने जीवन भर दक्कन में निजामुल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसने मुगल अधिकारी को विशाल इलाके से चौथ वसूल करने का अधिकार देने और फिर वे इलाके मराठा राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया। इसने पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान कर सालसेट एवं बशीन पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम ने मराठा राज्य को एक साम्राज्य के रूप में तब्दील कर दिया। बाजीराव प्रथम ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। अंततः 1740 में इसकी मृत्यु हो गई। बाजीराव की मृत्यु तक मराठों ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा नियुक्त हुआ। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा नियुक्त हुआ। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। 1749 में साहू जी की मृत्यु के बाद पेशवा की शक्ति में और बढ़ोतरी हो गई। अब पेशवा ही राज्य का सर्वोपरि था। 1757 में मुगलों द्वारा मराठों के सहयोग से अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को मीर बख्शी के पद से तथा पंजाब में अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर को अपदस्थ करने के कारण कालांतर में पानीपत के तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। 14 जनवरी 1761 में हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया। मराठों की तोप टुकड़ी का प्रमुख इब्राहिम गारदी था। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व वाले मराठों को परास्त किया। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव दोनों मारे गए और पेशवा को इसकी सूचना इस रूप में दे दी गई। युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए तथा बड़ी संख्या में धन एवं जन की हानि हुई। इस युद्ध में पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका और 1761 में उसकी मृत्यु हो गई। पानीपत के तृतीय युद्ध का
प्रत्यक्षदर्शी वर्णन काशीराज पंडित ने किया। माधवराव 1761-72 17 वर्ष की उम्र में पेशवा बना। माधवराव 1761 से लेके 1772 तक 17 वर्ष की उम्र में पेशवा बना। वह प्रतिभाशाली सैनिक एवं राजनेता था। उसने हैदराबाद के निजाम को हराया, मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए विवश किया और राजपूत, रुहेलों तथा जाट सरदारों को अपने अधीन लाकर उत्तर भारत पर अपने अधिकार को फिर से स्थापित किया। 1771 में मराठे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली वापस लाए। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। 1772 में माधवराव का क्षय रोग से निधन हो गया। उसकी मृत्यु के बाद पुणे में बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव और माधवराव के छोटे भाई नारायण राव के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। ग्रांट डफ के अनुसार पानीपत का युद्ध मराठा साम्राज्य के लिए इतना हानिकारक सिद्ध नहीं हुआ जितना कि इस श्रेष्ठ शासक का असामयिक देहांत हानिकारक रहा। माधवराव के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव 1772 से 1773 पेशवा बना, लेकिन सत्ता पर अधिकार को लेकर एक वर्ष बाद 1773 ईस्वी में उसके चाचा रघुनाथ राव ने उसकी हत्या कर दी। पेशवा नारायण राव की हत्या कर रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में भाग गया, जबकि नया पेशवा माधव नारायण राव अल्पवयस्क था। पुणे में माधव नारायण राव के समर्थकों और रघुनाथ राव के समर्थकों के मध्य लगातार षड्यंत्र चल रहे थे। इस समय माधव नारायण राव को मराठा सरदारों द्वारा गठित 12 भाई परिषद ने संरक्षण प्रदान किया। इस परिषद में नाना फडणवीस प्रमुख थे। इसी के काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 हुआ। 7 वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। अंततः दोनों पक्षों ने इनकी निष्फलता को भांपकर सालाबाई की संधि करने का निर्णय लिया। सालबाई की संधि 1782 के बाद माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सालसेट तथा थाना द्वीप अंग्रेजों को दे दिया गया। इस समय उत्तर के मराठा शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली मराठा नेता महादजी सिंधिया थे। उसने फ्रांसीसी और पुर्तगाली अफसरों और बंदूकधारियों की सहायता से एक शक्तिशाली फौज खड़ी की एवं आगरा के पास शस्त्र निर्माण के कारखाने स्थापित किए। महादजी की सलाह पर ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने पेशवा को नायाब बनाया। महादजी के बाद मराठा शक्ति नाना फडणवीस के हाथों में केंद्रित हो गई। महादजी सिंधिया और फडणवीस की कठोरता से दुखी होकर माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली। महादजी की मृत्यु 1795 में, जबकि नाना फडणवीस की 1800 में हुई। इसी बीच अनेक मराठा सरदारों ने अर्ध स्वतंत्र राज्य बना लिए, जिसमें प्रमुख थे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया। इनकी अपनी सेना थी तथा पेशवा के प्रति उनकी निष्ठा नाम मात्र की थी। माधव राव नारायण के पश्चात रघुनाथ राव का अयोग्य पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। यह एक अकुशल शासक था, जिसने अपना पद बचाए रखने के लिए एक अधिकारी का दूसरा अधिकारी से मतभेद कराया। इससे मराठा बंधुत्व पर गहरा धक्का लगा। 1802 में बाजीराव द्वितीय से अंग्रेजों ने बौसिन की संधि की। सिंधिया और भोसले ने इस संधि का कड़ा विरोध किया। इस संधि के कारण पेशवा कंपनी के प्रभुत्व में आ गया। बाजीराव द्वितीय के समय द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध 1803 से 1805 हुआ। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। सिंधिया, भोसले तथा होलकर के अधिकांश क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से लेकर 1819 में भी मराठा हार गए।
इसके बाद पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया। 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके पुत्र नाना साहब, जिसको धोदू पंत भी बोला जाता है, को पेंशन देने से इनकार कर दिया। प्रतिशोध स्वरूप नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय हिस्सा लिया। अंग्रेजों द्वारा दमन प्रक्रिया आरंभ होने पर वह नेपाल भाग गया। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो है मराठा प्रांत भी खत्म हुआ। तो इस वजह से इस चैप्टर की हमारी समाप्ति हुई। और इस चैप्टर की समाप्ति के बाद मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, तो मैं आपसे आखिरी में 2 प्रश्न करूंगा, जिससे ये समझ में आएगा कि आप हमारी बातों को ध्यान से सुने। अगर आप इस दोनों प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो समझिए कि आपका जो है 50% चीज़ें आपके दिमाग में चली गई। और कम से कम 2-3 बार दोस्तों इस वीडियो को देखना पड़ेगा। किसी भी कंपटीशन को देने से पहले आप 2 से 3 बार हमारे वीडियो को देख के जाएं, जिससे आप 95% आपको किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए 2 प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। पहला ऑप्शन गुरु हरराय, दूसरा ऑप्शन गुरु हरिकिशन, तीसरा ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह, चौथा ऑप्शन गुरु तेग बहादुर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप ध्यान से सुने। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से की? बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की? ऑप्शन बता देता हूँ। पहला ऑप्शन अलीवर्दी खां, दूसरा सिराजुद्दौला, तीसरा मीर जाफर, चौथा मीर कासिम। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन का जवाब आप जो है हमको कमेंट में बताएं, और ज़रूर से बताएं, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों एक नियम है प्रकृति का। प्रकृति का नियम ये कहता है कि जो चीज़ आप जितना बांटेंगे वो चीज़ आपके पास उतना ज़्यादा आता जाएगा, उससे 10 गुना मिलेगा। तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको हमारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में अच्छे तरीके से जाएंगी। ये मेरी दुआ है। और प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल घंटी दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। मुझे उतनी टेक्निकली जानकारी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ बोल ही पाऊँगा। इसलिए मैं अपने हैंड राइटिंग से मेन पॉइंट हमने लिखा है और मैं इस पे बोल रहा हूँ। आप ध्यान से अगर सुनते जाएंगे मेरी बातों को, तो आप आईएएस और पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में आपको कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारी चीज़ें अपने नोट से कवर कराऊंगा आपको। मैंने खुद कोचिंग की है, खुद तैयारी की है, तो मैं जानता हूँ कि आपको कितना और कितना क्या पढ़ाना चाहिए। और आप जब बड़े एग्ज़ाम की चीज़ें आप कवर कर पाएंगे, तो छोटे एग्ज़ाम में आप स्टोरी के रूप में अगर ये चीज़ें सुन के जाएंगे तो आप 95% क्वेश्चन जो है आप कर पाएंगे। और यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहिए, बिंदास रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।